नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश सीएम कौन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। छत्तीसगढ़ के लिए मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर केंद्रीय नेताओं में मंथन जारी है। भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ के लिए पर्यवेक्षकों के नामों का ऐलान भी कर दिया है। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ के लिए अर्जुन मुंडा, सर्बानंद सोनोवाल और दुष्यंत कुमार गौतम को पर्यवेक्षक बनाया गया है। प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, प्रदेश सह प्रभारी नितिन नबीन और नियुक्त पर्यवेक्षक आज या कल रायपुर पहुंच सकते हैं। यहां विधायकों के साथ चर्चा की जाएगी। माना जा रहा है कि शनिवार या रविवार को विधायक दल की बैठक होगी और इस दौरान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के नाम का घोषणा भी की जा सकती है। नियुक्त पर्यवेक्षक विधायकों से चर्चा करेंगे। बैठक में सीएम के नाम का ऐलान किया जा सकता है। इसके बाद तीनों राज्यों में शपथ ग्रहण का कार्यक्रम किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत संगठन के बड़े नेता मौजूद रहेंगे। वहीं बात सीएम फेज की करें तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है, जिसके बाद छत्तीसगढ़ में सीएम फेज की रेस तेज हो गई है। मुख्यमंत्री का चेहरा को लेकर करीब आधा दर्जन नामों की चर्चाएं हो रही हैं, जिनमें पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष और संघ से जुड़े नेता अरुण साव, विष्णुदेव साय जो आदिवासी चेहरा हैं, तो वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह के साथ ही गोमती साय का नाम भी सीएम की रेस में माना जा रहा है। इसके साथ ही पहली बार विधायक बने पूर्व कलेक्टर ओपी चौधरी भी सीएम की लाइन में हैं और अब पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हो गई है। इंतजार 2-4 दिनों का है जब छत्तीसगढ़ में नया मुख्यमंत्री का चेहरा सामने आएगा और होगी नई सरकार। लेकिन कौन सीएम होगा, इसके तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन होगा, भारतीय जनता पार्टी अपने होमवर्क में लगातार व्यस्त नजर आ रही है और तमाम तरीके से मंथन चल रहा है कि जो भी लोकसभा चुनाव के देखते हुए जो भी दृष्टिगत लोकसभा चुनाव के फैसले लिए जा सकते हैं, उसी को लेकर रणनीति बनाई जा रही है, उसी को लेकर मंथन किया जा रहा है। तमाम चेहरे हैं स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं जो कि मुख्यमंत्री की रेस में हैं। इसमें सबसे आगे ओबीसी चेहरा में डॉक्टर रमन सिंह सामने आते हैं, उसके साथ ही अरुण साव का चेहरा है, विष्णुदेव साय जो कि आदिवासी चेहरा है। तो ऐसे में अब इंतजार है पर्यवेक्षकों की जो टीम कल और आज में पहुंच सकती है, वो क्या कुछ यहाँ पर पर्यवेक्षण करती है और साथ ही जो फैसला लिया जाएगा वो ये टीम विधायक दल की बैठक के बाद ले सकती है। तो ऐसे में देखना बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। कई यहाँ पर सियासी रूप से देखें, अगर लोकसभा को चुनाव देख लें, उसके नज़रिए से भी जो मुख्यमंत्री का चेहरा होगा वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है और पार्टी का कहीं ना कहीं फोकस है कि लोकसभा चुनाव को बैलेंस्ड करते हुए ये फैसला लिया जाए कि छत्तीसगढ़ का नया मुख्यमंत्री कौन हो। तो छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री चुनने के लिए बीजेपी ने 3 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है और तीनों ऑब्जर्वर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा हो, सर्बानंद सोनोवाल और पार्टी महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम कल रायपुर पहुंचेंगे। इसके बाद प्रदेश प्रभारी ओम माथुर और नितिन नबीन के साथ विधायकों से रायशुमारी की जाएगी। शनिवार रविवार को विधायक दल की बैठक भी संभव है और उसमें ऐलान किया जा सकता है कि छत्तीसगढ़ का नया मुख्यमंत्री कौन होगा। तो पर्यवेक्षकों की नियुक्ति के साथ ही चर्चा है कि छत्तीसगढ़ का भावी सीएम आदिवासी नहीं बल्कि सामान्य ओबीसी वर्ग का हो सकता है। इसी के साथ आदिवासी सीएम की दावेदारी खत्म मानी जा रही है। कहा जा रहा है कि तीनों पर्यवेक्षक राष्ट्रीय नेतृत्व की ओर से फाइनल नाम लेकर आएंगे। रायपुर में विधायकों से राय मशवरा करेंगे और राय जानने के बाद नाम का ऐलान हो सकता है और इसी पर चर्चा करेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार कौशल स्वर्णवीर भी जुड़ गए हैं। सर, बहुत आपका भी स्वागत है। सबसे पहले उचित शर्मा जी, मैं आप ही के पास आऊंगा। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की एक रणनीति रही है, चाहे टिकट बंटवारा हो या कई फैसले पार्टी से जुड़े हों, एक पूरा होमवर्क पार्टी करती है, पूरी एक रणनीति बनाती है और कई फैसले ऐसे लिए जाते हैं जो चौंकाने वाले साबित जरूर होते हैं, लेकिन पार्टी उन पर इतना मंथन कर लेती है कि पार्टी के लिहाज से वो चौंकाने वाले नहीं रहते हैं। तो सर, ऐसे ही अगर सीएम फेज की जो रेस लगी हुई है, जो तमाम चेहरे हैं, किस तरीके से आप पूरा जो सिनेरियो बन रहा है उसे आप देख रहे हैं उचित शर्मा जी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है अपने किसी भी तरीके से अप्रत्याशित या सरप्राइज के लिए हमेशा से तैयार रहती है और उनके पूर्व में भी जितने भी निर्णय हुए वो कभी भी अप्रत्याशित निर्णय लेने में कभी कोताही नहीं बरतती। इसके पहले वो काफी मंथन कर चुके रहते हैं और काफी पॉलिटिकली बहुत मैच्योर्ड और एक पॉलिटिकली बहुत साउंड मेंटल स्टेटस उनका हमेशा से रहता है। तो आप चिंतन, मनन, मंथन तमाम जो है अब की बार आप छत्तीसगढ़ के अगर पूछे तो अब की बार जो उनको समझ अभी रिस्क लेने की पोजीशन में वो आया है
चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान, वो इतनी साउंड पोजीशन में है कि वो किसी भी तरीके की रिस्क अभी ले सकते हैं। और अभी जो फिलहाल उनकी जो प्रक्रिया चल रही है वो तो उससे लगता है कि आने वाले 15 साल की वो प्लानिंग कर रहे हैं कि 15 साल की जितने भी फ्यूचर जो सेकंड लाइन के जिनके इनके जो नेता है उनको तवज्जो देने की बातें चल रही है। तो लगता है कि चिंतन मनन काफी इनका अभी होगा। लोगों से रायशुमारी करेंगे, विधायकों से रायशुमारी करेंगे और वो तमाम औपचारिकताएं भी निभाएंगे जो लोकतंत्र के लिए और एक जरूरी भी है। तो भारतीय जनता पार्टी अपने जितने एक संगठन उनका काफी मजबूत है। अब तमाम वो चीजें प्रक्रियाएं वो पूरी करते हैं जो होनी चाहिए। कोई ऐसा हाई कमान जैसी स्थिति इस संगठन में तो नहीं देखने को मिलती है। तो आप कह सकते हैं कि संडे तक इतवार की शाम तक छत्तीसगढ़ में, इनफैक्ट राजस्थान, मध्य प्रदेश में भी सीएम के नाम की घोषणा हो सकती है। निश्चित तौर पर देखिए तमाम बिंदुएं हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक प्रतिक्रिया मैं कौशल जी आपसे भी ले लेता हूं। किस तरीके से आप जो पूरा एक माहौल बना है, जो बैठकें हो रही हैं, पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हुई है और साथ ही जो चेहरे सामने आए हैं, कई लोगों में कंफ्यूजन अब ज्यादा बढ़ गया है कि सीएम कौन हो सकता है, क्योंकि अब बीजेपी ने सभी नेताओं को एक ही अखाड़े पर खड़ा कर दिया है और एक पे कह पाना कि ये मुख्यमंत्री होगा बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। आप किस तरीके से देख रहे हैं कौशल जी? देखिए ऋषभ जी, 3 तारीख को छत्तीसगढ़ के चुनाव के परिणाम आए और आज 8 तारीख है। लगभग 4 से 5 दिनों के भीतर आप देखेंगे कि हर दूसरे दिन सीएम फेज के लिए एक नए नाम की सूचना आ जाती है और ये इनको दिल्ली बुलाया गया, अमित शाह ने दिल्ली बुलाया या प्रधानमंत्री ने दिल्ली बुलाया। तो कहीं कहीं पिछले आप 5 दिनों से देखेंगे हमने 10 से 12 नाम ऐसे आ चुके हैं जो सीएम पद की रेस में है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। और मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 15 साल की जो सरकार रही है भारतीय जनता पार्टी की और अभी जो 5 साल गैप रहा है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी किसी भी सूरत में ये कोताही बरतना नहीं चाहेगी और कोई भी ये लीक अपना नहीं छोड़ना चाहेगी कि हम 5 साल बाद फिर से रिपीट ना हो। तो यही वजह है कि आप छत्तीसगढ़ में देखेंगे जिस तरह आदिवासी भारतीय जनता पार्टी के साथ आए इस चुनाव में, ओबीसी भारतीय जनता पार्टी के साथ इस चुनाव में आए और जिस तरह से साहू समाज का आप देखेंगे बहुत बड़ा वोट बैंक छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को इस बार आकर्षित हुआ और देखेंगे कि एक तरफा जो जीत है कई जगहों पे आप देखेंगे। तो जिस तरह से ओबीसी चेहरे की जो बात आ रही है और आदिवासी चेहरे की जो बात आ रही है, ये उसी वर्गों को साधने के लिए, क्योंकि आने वाले 3 महीने बाद लोकसभा के चुनाव हैं और इसी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये कहा जा रहा है कि देखिए रमेश बैस जी का भी नाम सामने आ गया जो राज्यपाल हैं, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता रहे हैं, 7 से 8 बार के सांसद रहे छत्तीसगढ़ रायपुर से। तो कहीं न कहीं देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का पूरा फोकस ओबीसी और आदिवासी पर रहा है। लेकिन आज जिस तरह से चर्चा आ रही है कि किसी सामान्य या ओबीसी को बनाते, सामान्य में एक ही नाम है रमन सिंह। तो जिस तरह की बात आ रही है, यदि रमन सिंह जी को फिर से मौका दिया जाता है तो मुझे लगता है कि सिनेरियो फिर से उसी तरह हो जाएगा जो 15 साल पहले था। और जो अभी लोकसभा के चुनाव है उसमें कांग्रेस को फिर से एक हमलावर होना मिल जाएगा, क्योंकि 15 साल में आप देखेंगे भारतीय कांग्रेस ने कई सारे आरोप रमन सिंह पर लगाए थे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर लगाए थे। तो जिस तरह के आरोप 15 साल तक लगाए उसी आरोप को लोकसभा में भी ये कोशिश करेंगे जो कांग्रेस के नेता है, क्योंकि निश्चित तौर पर 35 विधायक चुन के आए हैं, 34 विधायक चुन के आए कांग्रेस की ओर से और वो विधानसभा में भी हमलावर होंगे और बाहर भी हमलावर होंगे जब बाहर में चुनाव चलेगा लोकसभा का। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी किसी नए चेहरे की तलाश में, और यही वजह है कि रमन सिंह का नाम बार बार आके पीछे हट जा रहा है। यदि रमन सिंह को ही चुनना रहता है, जिस तरह मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह को चौथी बार मौका दिया गया, तो तत्काल फैसला कर दिया जाता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ऊपर में जो रणनीति तैयार कर रही है उसमें ये सिनेरियो आ रहा है कि हम रमन सिंह के ऊपर, क्योंकि लगातार कांग्रेस हमलावर रही है, 5 साल में भी लगातार आप देखेंगे कई प्रकार के हमले करते रहिए, तो यही वजह है कि वो नए चेहरे की तलाश में। मुझे लगता है कि जो संसदीय बोर्ड है, कल जो बैठक हुई है उसमें किसी एक नाम को लगभग तय कर दिया गया, क्योंकि आप देखेंगे कि 3 सदस्यीय कमेटी उन्होंने बना दी है जो पर्यवेक्षक कल आएंगे और परसों तक मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि कोई ओबीसी या आदिवासी ही सीएम का चेहरा होगा। निश्चित तौर पर देखिए ओबीसी आदिवासी बिल्कुल हो सकता है, लेकिन फिलहाल जो स्थिति है उस पर को लेकर कई लोगों में कंफ्यूजन भी है। साथ ही एक जो चर्चा निकलकर सामने आई, आपने भी जिक्र किया कि आदिवासी चेहरे को शायद ऐसा माना जा रहा है कि वो सीएम ना हो, जो चेहरा विष्णुदेव साय जी का है। तो क्या कुछ आपको सर लग रहा है कि ओबीसी से अगर है तो वो कौन चेहरा हो सकता है? अरुण साहू जी का नाम सबसे आगे भी नजर आ रहा है और सबसे बड़ा दूसरा फैक्टर ये है कि महिलाओं को लेकर आगे बढ़ाने की बात हो रही है। गुमती साय का चेहरा हो, रेणुका जी का चेहरा हो, तो किस तरीके से आपको लग रहा है सर ये जो कन्फ्यूजन है महिलाओं को लेकर हो या फिर ओबीसी अगर चेहरा है तो वो कौन होगा, इसको लेकर अगर थोड़ी स्थिति आप स्पष्ट कर पाए तो?
जैसे अभी निश्चित तौर पर उचित जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा चौंकाने वाली काम करती है और चौंकाने पर यकीन करती है। तो ये आप देखेंगे कि महिला भी अभी जो मुख्यमंत्री की जो बात आ रही छत्तीसगढ़ में, ये यदि रेणुका सिंह और गोमती साय और तीसरा नाम लता उसेंडी का भी कुछ समय के लिए चला था, तो यदि महिला मुख्यमंत्री की बात आती है तो ये 3 नाम है। यदि ओबीसी वर्ग से आप देखेंगे तो जिस तरह से अरुण साव जो प्रदेश अध्यक्ष, उनका नाम सबसे पहले 13 नंबर पर चल रहा है। ओपी चौधरी जो पूर्व आईएएस हैं, जो विधायक बन के हैं, उनका भी नाम काफी तेजी से उभरा था, लेकिन अभी वो साइलेंट मोड में है। और अब तीसरा नाम आया रमेश बैस का, जो अभी राज्यपाल है महाराष्ट्र के। तो ओबीसी वर्ग से ये 3 बड़े चेहरे मुझे ऐसा लगता है कि जो दिखाई दे रहे हैं। बाकी नाम भी हैं ओबीसी के, लेकिन उन पर विचार अभी नहीं हो रहा है। और आदिवासी की जहां तक बात है, आज एक नया नाम उभर कर सामने आया, रामविचार नेताम, जो पूर्व में मंत्री रहे हैं। तो वो भी काफी साइलेंट मोड के नेता हैं और काफी आक्रामक नेता हैं। तो ये आदिवासी चेहरे में यदि आप बात करेंगे तो 3 से 4 नाम है, 3 महिलाएं हैं, 1 पुरुष है, और नंद कुमार साय चौथे नाम है। और ओबीसी में आप बात करें तो कम से कम 2 से 3 नाम है। लेकिन जिस तरह से वो बात आ रही है कि सामान्य वर्ग, तो सामान्य, ओबीसी और आदिवासी, तीनों में पेच इसलिए फंस गया कि लोकसभा के चुनाव लड़ना है, 11 के 11 यहाँ पे लोकसभा उनको जीतना है और मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। तो उसी उद्देश्य को लेकर जो इतनी कशमकश चल रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कोई भी निर्णय लेने में इतनी देर नहीं लगाती, लेकिन यदि देरी हो रही है तो कहीं न कहीं कोई नया नाम सामने निकल कर आएगा। ये इसी वजह से देरी हो रही है। निश्चित तौर पर काफी महत्वपूर्ण बातें आपने कही। मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। उचित शर्मा जी, मैं आपके पास आऊंगा। लोकसभा चुनाव को लेकर जो आपने प्रश्न मेरा खत्म किया, कौशल जी, मैं वहीं से शुरुआत करूंगा। उचित शर्मा जी, आपके पास लोकसभा चुनाव सामने है और बीजेपी चाहेगी कि पूरे जो भी समीकरण रहे वो सीधे तौर पर लोकसभा में उसका फायदा मिले, उस तरीके से बनाया जाए। जो सवाल मेरा कौशल जी से भी था कि महिलाओं को लेकर क्या रणनीति हो सकती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में इस बार जो महिला वोटर्स थे सबसे ज्यादा संख्या में थे। अब वहीं अगर ओबीसी अगर चेहरा की बात हो रही है तो वो कौन हो सकता है, और साथ ही लोकसभा चुनाव को लेकर जो बीजेपी की रणनीति बन रही है, आप इसे कैसे देख रहे हैं उचित शर्मा जी? देखिए, सीएम के चयन को लेकर ही लोकसभा की तैयारी शुरू हो जाएगी। ये जो डिले हो रहा है, लेट हो रहा है, हकीकत ये कि किसी एक के चेहरे पर तो चुनाव लड़े नहीं थे, चाहे वो शिवराज हो, चाहे यहाँ पे डॉक्टर रमन सिंह हो। तो जाहिर सी बात है, ये बात की इनकी प्लानिंग में है और ये लोकसभा को मद्देनजर रखते हुए ये प्लानिंग इनकी है। छत्तीसगढ़ में अगर सेंसेक्स को छोड़ भी दे, लेटेस्ट सेंसेक्स को, तो 84% जो है वो आप ओबीसी और ट्राइब्स आप मान लें। लगभग पुराने सेंसेक्स में देखें तो थोड़ा कम है, और नए जो आकलन किया जा रहा है वो 84% के आसपास ट्राइब्स और ओबीसी है। ओबीसी का भरपूर आशीर्वाद मिला हुआ है भारतीय जनता पार्टी। तो मुझे लगता है कि इन दोनों वर्ग को लोकसभा में साधने के लिए ये जो डिप्टी सीएम की परंपरा है उसे कंटिन्यू करेगी भाजपा में। अब सीएम ट्राइब से हो या ओबीसी वर्ग से हो, या दोनों को सीएम और डिप्टी सीएम पे अपॉइंट वो कर सकते हैं। महिला वर्ग के नाम पे मुझे ऐसा नहीं लगता है, मैं स्पष्ट तौर पे कहता हूँ कि योग्यता तो सभी है, किसी की योग्यता को लेकर मैं सवाल खड़े नहीं कर रहा हूँ। लेकिन हकीकत ये है कि रामविचार नेताम में ट्राइब से काफी अच्छा एक नाम है। आप दूसरा विष्णुदेव साय एक बहुत अच्छे नाम है। इसे ट्राइब से आप देखें तो ओबीसी वर्ग से आप देखें तो कौशल जी जो बोला, अरुण साव जी जो है, उनकी नैसर्गिक रूप से वो दावेदार तो है ही। वो छत्तीसगढ़ इकाई के अध्यक्ष है भाजपा के, और एक दमदार वोट से जीत के आए हैं, अध्यक्ष हैं, तो उनकी नैसर्गिक दावेदारी बनती है। मुझे लगता है कि इन दोनों वर्ग को साधने के लिए, ताकि लोकसभा में किसी भी तरीके की शक और शुबा ना रह जाए और किसी तरीके के विरोध का सामना ना करना पड़े, तो इसलिए मुझे लगता है कि दोनों वर्ग को साधने के लिए दोनों वर्ग से सीएम और डिप्टी सीएम दे सकते। भारतीय जनता पार्टी के अब वो 24 का जो फाइनल खेलने जा रही है, अब वो ऐसे चेहरे देगी जिसमें रिस्क ना भी। आप देखिए, अब सवाल ये भी उठता है कि अगर सीएम और डिप्टी सीएम ओबीसी और ट्राइब से आते हैं तो 3 बार के सीएम डॉक्टर रमन सिंह की क्या उपयोगिता रह जाएगी? एक बड़ा सवाल अब यहाँ खड़ा होता है। क्या उन्हें विधायक बनाने के लिए विधानसभा में लाया गया? तो एक डिले होने का कारण ये भी है कि उनकी उपयोगिता क्या रहेगी, इसमें भी चिंतन और मनन उनका शुरू होगा। निश्चित तौर पे संडे को, इतवार के दिन जब ये सभी तमाम सॉल्यूशन इसके निकलेंगे तो ये भी तय हो जाएगा, क्या उन्हें स्पीकर बनाएंगे, क्या उन्हें केंद्र में भेजेंगे, या उन्हें पार्टी अध्यक्ष बनाएंगे,
या उन्हें अभी किसी जून में जो राज्यसभा की सीट खाली हो रही है उसमें भेजेंगे, तो वो तमाम कयास सब लगाए जाएंगे। इसका ही कोई सोल्यूशन लेके इनके पर्यवेक्षक जो आ रहे हैं उसके बाद कोई निर्णय लेंगे। तो ये पूरी भूमिका पहले से तय हो गई। देखिए, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में जो बेसिक डिफरेंस है कि भारतीय जनता पार्टी की मीटिंगों की बातें बाहर निकल के नहीं आती। वो इतने साइलेंट रहते हैं कि आप उनसे कोई भी जानकारी मांग लें तो वो आपको नहीं मिल पाएगी। कांग्रेस में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन की उम्मीदें होती है। कांग्रेस में थोड़ा सा खुला लोकतंत्र है। वहां अगर कोई चीज अच्छी लग रही तो ठीक है, नहीं तो वहां भी विरोध शुरू हो सकता है। मतलब मीटिंग के दौरान भी विरोध शुरू हो जाते हैं। और जो भी बहुत मुखर है कांग्रेस इस मामले में, लेकिन मुखर है, मगर इसके इतर थोड़ी सी अनुशासन है। यहाँ अनुशासन है। जो केंद्र ने मंशा बना के आई है उस इत्तला की जाएगी, उनकी भी राय ली जाएगी, रायशुमारी ली जाएगी भाजपा में, और मोटा मोटी देखे तो भाजपा उससे समर्थन भी रहता है। निश्चित तौर पर देखिए, आपने जो जिक्र भी किया कि जो खबरें निकलकर सामने नहीं आ पाती, शायद एक वजह ये भी है कि जो फैसले होते हैं वो हमें चौंकाने वाले लगते हैं। हालांकि पार्टी के भीतर मंथन चल रहा होता है, चूंकि वो खबरें हमारे पास नहीं आ पाती हैं तो लगता है कि शायद ये चौंकाने वाला फैसला हो जाता है। लेकिन जिस तरीके से एक महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपसे चाहूँगा कि आपने कहा कि यहाँ पर महिलाओं को लेकर शायद वो बीजेपी उतनी रुचि ना दिखाए मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर, लेकिन अगर दो चेहरों की हम बात करें, कोई आपको जो लगता हो कि जो आपका अनुमान हो थोड़ा करीब उनको दिखाई देता हो, अरुण साहू जी की बात कर लें, आपको जो भी जो चेहरे लगते हो, कौन कौन से वो दो चेहरे हैं सर? वो शर्मा जी, आप महिला वर्ग से पूछ रहे हैं? नहीं, मैं ओबीसी वर्ग से, या आपको जो लगता हो किसी भी वर्ग से। प्रथम जो नैसर्गिक रूप से एक नेचुरली उम्मीदवार कैंडिडेट है वो एडवोकेट अरुण साहू है, जो पार्टी के अध्यक्ष भी हैं जी। आप इन्हें मान सकते हैं। दूसरा, युवाओं की पसंद, केंद्र की पसंद, पूर्व आईएएस ओपी चौधरी भी हो सकते हैं अगर नए लोगों को। लेकिन ये बात सत्य है कि जो भी होगा वो नया ही होगा। ये ओबीसी वर्ग से आप, मैंने ओबीसी और ट्राइब्स के दोनों के नाम आपको, विष्णुदेव साय हो, नंद कुमार, रामविचार नेताम हो, ये दो सशक्त है। गोमती साय जो महिला है, और रेणुका सिंह और लता उसेंडी, तीन महिला जो है। हालांकि महिलाएं इतनी बब्बर जीत के आई है बहुत, लेकिन आप उनसे जो अभी कुछ देखिए, कुछ नए हैं, कुछ 21-22 बार जो 21-22 लोग वो लोग हैं जो चुनाव दूसरी बार जीत के आए या तीसरी बार जीत के आए। तो आप अभी उनसे बहुत एक्सपेक्टेशन नहीं कर, क्योंकि इन्हें ये डिलीवर करने का वक्त है। ये 24 लोग देखिए, पिछली बार 10 मार्च के आसपास आचार संहिता लगी थी, तब तक आपकी घोषणा पत्र, आपके वादे, आपके जो इंटेंसिटी, आपके इरादे हैं, वो आपको पूरे के पूरे क्लियर करने पड़ेंगे लोकसभा के। ठीक है, देखिए महत्वपूर्ण बातें आपने कही सर। मैं चाहूँगा थोड़ा समय हमारे पास कम है, चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगा। कौशल जी, आपके पास में आ रहा हूँ। जिस तरीके से अब महत्वपूर्ण बातें निकलकर सामने आती हैं कि आपके हिसाब से भी मैं चाहूँगा वो कौन से चेहरे होंगे जो आपको लगता है कि दो चेहरे मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे हैं, और साथ ही डॉक्टर रमन सिंह की क्या भूमिका यहाँ रह जाती है, जो कि उचित शर्मा जी ने भी उसको लेकर ठीक ठाक प्रकाश डाला। आपको क्या लगता है उनकी क्या भूमिका रह जाती है? और इसके अलावा जो इस्तीफे दिए गए हैं, सांसदों ने इस्तीफे दिए हैं, हालांकि हर राज्य के जो भी चेहरे थे उन्होंने इस्तीफे दिए हैं, तो वो किस ओर इशारा करता है? आपको क्या कुछ आपका विश्लेषण उसकी ओर कहता है, कौशल जी? देखिए ऋषभ जी, जहाँ तक आपने चेहरे की बात की और इस्तीफे की बात, तो इस्तीफे की जो सूचना है, अरुण साह और गोमती साह, इन दोनों के ही अभी इस्तीफे की बात सामने आई। रेणुका सिंह जी का इस्तीफा अभी तक नहीं हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, आप जो जिन दो नामों की आप बात कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर अरुण साहू जी का इसलिए भी ओबीसी वर्ग से आते हैं, साहू समाज से आते हैं। और दूसरा, प्रधानमंत्री के आपने भाषण में सुना होगा कि अभी लगातार वो जितने भी भाषण दिए हैं उसमें वो हर बार ये कहते नजर आए हैं कि मैं पिछड़े वर्ग से आता हूँ, इसलिए कांग्रेस के लोग या दूसरे लोग मुझे गाली देते हैं। तो कहीं भी वो पिछड़ा वर्ग की वकालत करते हुए लगातार वो दिखाई दे रहे हैं। तो जिस हिसाब से आप बात सुनेंगे, जिस हिसाब से आप बात को समझेंगे, जो प्रधानमंत्री जी के और केंद्रीय नेतृत्व का है, लगातार आप देखेंगे कि ओबीसी वर्ग पर फोकस सबसे ज्यादा इसलिए रहा है कि छत्तीसगढ़ में जो अभी ओबीसी का जो चेहरा थे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो अपूर्व हो चुके हैं, वो लगातार आप देखेंगे कि राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने एक अपनी अलग इमेज बनाई थी मुख्यमंत्री रहते हुए। तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी उसी काट में यहाँ पर ओबीसी नेतृत्व को ही खड़ा करना चाहती है। यदि आप विजय बघेल चुनाव जीतते, मैं एक नाम और जोड़ना चाहूंगा, तो यदि विजय बघेल चुनाव जीतते तो मुझे ऐसा लगता है कि वो यहाँ पर मुख्यमंत्री अभी तक बन चुके होते, घोषणा कर दी जाती। लेकिन चूंकि वो चुनाव हार चुके हैं,
इसलिए अभी सबसे बड़ा जो प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव जी का नाम सबसे प्रमुखता में है। आप मान के चलिए यदि सीएम बनते तो पहला नाम उनका हो सकता है, और आदिवासी वर्ग से यदि किसी को सीएम बनाएंगे तो इसमें या तो रामविचार नेताम का हो सकता है या विष्णुदेव साय का हो सकता है। तो ये मुझे लगता है कि ये नाम है जो प्रमुखता से अभी है, और जो जिस तरह से बातें भाषण में आती है, जिस तरह से हमने देखा है पिछले चुनाव के दौरान जो सभाएं हुई हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ में अभी भारतीय जनता पार्टी ओबीसी नेतृत्व को ही आगे बढ़ाने की ओर दिशा में आगे बढ़ रही है। निश्चित तौर पर काफी महत्वपूर्ण बातें आपने कही, बस 2-3 दिन का समय का इंतजार है, काफी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा आप दोनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शर्मा जी आपका बहुत शुक्रिया, कौशल जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो छत्तीसगढ़ में भी वही कहानी है जो मध्य प्रदेश और राजस्थान में देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस तरीके से तमाम चेहरे एक सस्पेंशन बना हुआ है और साथ ही भारतीय जनता पार्टी का जो मंथन चल रहा है, जो खबरें भीतर की हैं वो अभी बाहर तो नहीं आ रही हैं। यही वजह है कि कंफ्यूजन की स्थिति है और जो फैसले बाद में निकलकर सामने आते हैं वो चौंकाने वाले साबित जरूर होते हैं। लेकिन ओबीसी का यहाँ पर एक बड़ा दांव बीजेपी खेल सकती है, जिस तरीके से पीएम मोदी के भाषण में भी देखने को मिला है। ओबीसी को लेकर जो प्रधानमंत्री भाषण देते हैं, तो ऐसे में देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा क्या कुछ मंथन में निकलकर सामने आता है और जो पर्यवेक्षक की टीम छत्तीसगढ़ पहुंच रही है वो क्या कुछ आगे फैसला लेती है। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।